फाइनली एक ऐसा वीडियो जो हमें बताएगी सेक्शन नंबर्स कैसे याद रखते हैं। हर साल हर बैच में स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन रहता है, मैम सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं, सारे सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं, सेक्शन नंबर्स याद नहीं हो रहे मैम, प्लीज कुछ बताओ ना, वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है, सेक्शन नंबर्स याद नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि मैं आपको सेक्शन नंबर्स याद करने की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देने वाली हूँ। और ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 25 सेक्शंस याद करके हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम CA प्रीति अग्रवाल और मैं ये वीडियोस खास आपके लिए बनाती हूँ, आपके चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग के लिए। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, बिकॉज वीडियो के बाद आप ज़रूर बोलेंगे कि मैम अब हमें सेक्शन नंबर्स याद रहते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट लेते हो, आप बुक ओपन करते हो, सबसे पहले देखते हो कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। यस, फिर वो चैप्टर्स ओपन करके देखो इसमें कितने पेजेस हैं, हमको कितना पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली जब भी आप कोई नया एक्ट लेते हो, वो नया एक्ट चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है, उन चैप्टर्स में फिर आते हैं सेक्शंस। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख रहे हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स एंड इसमें है टोटल 238 सेक्शंस। सेक्शन 1 से लेकर जो सेक्शन 75 तक है, ये जनरल प्रोविजंस है विच अप्लाई टू ऑल द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आप कवर करते हो CA फाउंडेशन में। सेक्शन 76 से 123 तक रिलेट टू सेल ऑफ गुड्स। पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत वास्ट था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप सबके प्रोविजंस थे, पर धीरे धीरे हमने सेल के प्रोविजंस अलग कर दिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया, पार्टनरशिप के भी प्रोविजंस अलग कर दिए और पार्टनरशिप एक्ट बना दिया। लेकिन ये जो सेक्शंस है ना, वो गैप अब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। तो सेक्शन 76 से 123 तक अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, देवर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, तो वो निकाल के दे हैव बिकम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 124 से लेकर 238 तक दे आर स्पेशल प्रोविजंस which apply to special type of contracts like guarantee, indemnity, bailment, pledge, agency। ये सब आप पढ़ते हो CA इंटर में, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे पहला सेक्शन आपको बताएगा कि ये एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है। हर एक्ट में एक शॉर्ट टाइटल होता है और एक लॉन्ग टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल आपको बताएगा कि ये एक्ट कौन से नाम से जाना जाएगा, लॉन्ग टाइटल थोड़ा डिटेल में बताता है। यहाँ पर शॉर्ट टाइटल बोलता है दैट द एक्ट विल बी नोन एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। व्हाट इज द एक्सटेंट, ये कहाँ पर अप्लाई होता है? इट विल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, नाउ ऑल एक्ट्स अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई नहीं करता था, लेकिन अब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। कौन से डेट पे आया था ये, कौन से डेट से एप्लीकेबल है? दिस एक्ट इज इट कमेंसेस ऑन, इट इज एनफोर्सिएबल फ्रॉम 1 सितंबर 1872। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स 1 सितंबर 1872 के बाद एंटर किए गए हैं, उनको ये एक्ट अप्लाई करेगा। तो सेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। चलो देख लेते हैं कि फिर आगे क्या पढ़ेंगे। अब नया एक्ट ले रहे हो, नया सब्जेक्ट है, नया एक्ट है, हमें नहीं पता इसमें क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो हर एक्ट की शुरुआत सेक्शन डेफिनेशन से होती है। पहले आप वर्ड्स का मीनिंग समझ लो, फिर ही आप प्रोविजन समझ पाओगे ना। तो मोस्टली अगर आप एक्ट्स देख लो तो सेक्शन 2 कवर्स डेफिनेशंस। तो चलो डेफिनेशन का एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस है, एग्जाम्पल से समझ लेते कि उसको कैसे याद रखना है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक ऑफर। ये ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक एग्रीमेंट। ओके, मैं आपको यहाँ पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूँ, मेरा इंटेंशन है आपको ट्रिक बताना कि सेक्शंस कैसे याद रखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, लेकिन इसमें एनफोर्सेबिलिटी भी तो चाहिए ना, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। So what is the first element? There is offer. Let's say for example that X offered to sell her mobile to Y। तो ये है हमारी X और ये है हमारा Y।
एक्स ने ऑफर दिया, जो ऑफर देता है उसे बोलते हैं ऑफरर या प्रॉमिसर। तो एक्स ने ऑफर दिया, विल यू बाय माई मोबाइल? वाई ने बोला ठीक है खरीद लूँगा। जो एक्सेप्ट करता है उसे बोलते हैं एक्सेप्टर या प्रॉमिसी। अच्छा, दिया हुआ ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, तो क्या बन गया इनके बीच में? एक एग्रीमेंट। लेकिन क्या कोई फ्री में कॉन्ट्रैक्ट करता है? कोई फ्री में कुछ देता है क्या? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे चैरिटी करने नहीं बैठे हैं। अगर एक्स अपना मोबाइल दे रही है, शी इज एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, राइट? कंसीडरेशन, ठीक है। अब सेक्शंस कैसे याद रखें? सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे ऑफर चाहिए। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए सेक्शन 2 क्लॉज ए। देखो यहाँ पर सबसेक्शन नहीं बोलेंगे बिकॉज हर एक डेफिनेशन इंडिपेंडेंट है। तो सेक्शन के बाद अगर आपका कोई इंडिपेंडेंट प्रोविजन आ जाता है तो उसे बोलते हैं क्लॉज। सब सेक्शन तब बोलोगे व्हेन दैट प्रोविजन इज डिपेंडेंट ऑन द मेन सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस है, उसमें हमेशा क्लॉज ही आते हैं। सबसे पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चाहिए ऑफर। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए सेक्शन 2 क्लॉज ए। दिस ऑफर हैज टू बी प्रॉपरली एक्सेप्टेड, इसीलिए एक्सेप्टेंस है 2B में। अच्छा, जो ऑफर देता है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर। और जो एक्सेप्ट कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉमिसी। तो क्लॉज सी बोलता है व्हाट इज प्रॉमिसर, हु इज प्रॉमिसी, ठीक है। ऑफर दिया, एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिसर है, प्रॉमिसी है। कोई फ्री में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। आई वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न, दैट समथिंग इन रिटर्न इज कंसीडरेशन। इट मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट में लेना देना होता है, लेना और देना, देना और लेना, डी डी, तो क्या बोलते हैं उसे? कंसीडरेशन। तो मैंने मोबाइल दिया, मुझे क्या मिला? पैसे मिले। फ्री में कुछ नहीं होता बॉस, तो हमारे पास चाहिए कंसीडरेशन। अच्छा, मैंने ऑफर दिया, वो एक्सेप्ट हो गया, फ्री में नहीं किया, कंसीडरेशन भी डाल दिया, समथिंग इन रिटर्न भी है। अब क्या बन गया? एक एग्रीमेंट। तो सबसे ईजी है ये, एग्रीमेंट के वर्ड में ही ई है तो क्लॉज ई। इस तरीके से आप याद रखोगे। चलो रिवाइज कर लेते। पहले ऑफर दिया, वो एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। फ्री में कुछ नहीं होता, कंसीडरेशन देना पड़ता है, तो डी कंसीडरेशन। क्लॉज ई अब बन गया एक एग्रीमेंट। दोनों एक दूसरे को प्रोमिसेस कर रहे हैं ना। देखो, दोनों कुछ ना कुछ दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रोमिसेस कर रहे हैं। 2 प्रोमिसेस हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। दोनों एक दूसरे को प्रोमिसेस कर रहे हैं। प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अच्छा, अभी तो सिर्फ एग्रीमेंट है ना। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एनफोर्सिबिलिटी भी चाहिए। अगर एनफोर्सिबिलिटी नहीं हुई तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का लॉ में कोई वैल्यू ही नहीं है। दिस इज वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि इसमें एनफोर्सिबिलिटी है ही नहीं। अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं ना, ये तो गया, ये तो एग्रीमेंट स्टेज पे ही खत्म हो गया। गया, ये खत्म हो गया, एग्रीमेंट स्टेज पर ही खत्म हो गया। जी जी, वॉइड एब इनिशियो। लेकिन अगर मैं इसमें एनफोर्सिबिलिटी डाल दूँ, एनफोर्सिबिलिटी मतलब इंटेंशन टू सू, इंटेंशन टू फाइल अ केस। अगर मैं इसमें एनफोर्सिबिलिटी डाल दूँ तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? हाँ बिल्कुल, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। एच, क्या इसमें एनफोर्सिबिलिटी है? हाँ एनफोर्सिबिलिटी है, क्लॉज एच। अच्छा, अब तो हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन हर बार तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा ना। कभी कभार वॉइडेबल भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, तो उसे कैसे याद रखेंगे? वॉइडेबल मतलब क्या? वॉइडेबल मीन्स दैट द एग्रीव्ड पार्टी हैज़ 2 ऑप्शंस, either to treat the contract as valid or to cancel the contract। ये ऑप्शंस किसके पास अवेलेबल हैं? ये तो भैया सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी के पास ही अवेलेबल है। ओनली आई, द एग्रीव्ड पार्टी, ओनली आई, ओनली वन पार्टी हैज़ दीज ऑप्शन। सामने वाली पार्टी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सिंस आई हैव दैट ऑप्शन, क्लॉज आई। ये वॉइड क्या होता है? वॉइड मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब तो वैलिड था,
लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया, ऐसा सर्कमस्टांस हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्स नहीं हो सकता, बाद में जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। सो क्लॉज जे पहले वैलिड था, बाद में जाकर वॉइड हो गया। तो सबसे पहले आता है ऑफर क्लॉज ए, एक्सेप्टेंस क्लॉज बी, प्रॉमिसर प्रॉमिसी क्लॉज सी, फ्री में कुछ नहीं होता, कंसीडरेशन देना पड़ता है क्लॉज डी। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन है, एग्रीमेंट बन गया क्लॉज ई। दोनों एक दूसरे को प्रोमिस कर रहे हैं क्लॉज एफ। सिर्फ एग्रीमेंट है, कुछ नहीं होगा, एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, केस नहीं कर सकते, ये तो गया, ये तो वॉइड एब इनिशियो है। अरे मैंने एनफोर्सेबिलिटी डाल दी, ये कॉन्ट्रैक्ट है क्लॉज एच। मैं सिर्फ डिसाइड करूंगी इसे वैलिड रखना है या वॉइड करना है। आई विल डिसाइड, वॉइडेबल क्लॉज आई। पहले वैलिड था, बाद में वॉइड हो गया, अरे ये तो बाद में जाकर वॉइड हुआ है क्लॉज जे। इजी है ना? चलो लेट अस प्रोसीड। अब मुझे ऑफर देना है भैया, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना। कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो चैप्टर 1 आपको बताता है कम्युनिकेशन के बारे में, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन के बारे में। चलो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई एग्रीज टू बाय इट फॉर 50 lakhs। दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया लेटर्स। देखो स्टूडेंट्स, ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको सेक्शंस के साथ साथ प्रोविजंस भी रिवाइज करवा दूंगी। अच्छा, यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन लेटर्स से हो रही है, लेट अस अज्यूम कि वाई ने लेटर पोस्ट किया ऑन 5th of April, वाई को वो लेटर मिला ऑन 7th April, वाई ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट किया ऑन 8th of April, एक्स को मिला ऑन 10th of April। तो यहाँ पर अगर हम डेट्स की बात करें तो एक्स का ऑफर वाई को कब मिला, वाई ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, वो कब कंप्लीट हुआ, ये सारे प्रोविजंस डिस्कस किए हैं सेक्शन 3, 4, 5 और 6 में। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी किया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो कि डेट्स कैसे समझेंगी हम, कैसे वो डेट्स कैलकुलेट करेंगे। चलो रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक्स ने ऑफर भेजा है, लेटर भेजा है, वो वाई को कब मिला? ऑफर की डेट्स देखो, 7th को मिला। तो ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ? 7th को। वाई ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट किया ऑन 8th, तो एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ऑन 8th। एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट 8th को बनता है ना, मतलब वो अपना ऑफर 8th के पहले पहले रिवोक कर सकता है, तो रिवोकेशन के भी प्रोविजंस यहाँ पर दिए हैं। अच्छा, वाई के लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? 10th, तो वो कौन से डेट के पहले पहले अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है? 10th। रिवोकेशन कैसे करते हैं? सेम मीडियम से या फास्टर मीडियम से? फास्टर मीडियम से। तो ये सारे प्रोविजंस 3, 4, 5 और 6 में है। हाउ टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, रिवोकेशन कैसे करे और रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है और वो कैसे करे। तो 3, 4, 5, 6 टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। अच्छा, यही चैप्टर में एक्सेप्टेंस के भी प्रोविजंस हैं। सेक्शन 7 बोलता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। देखो भाई, जैसा ऑफर दिया है ना, वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, कोई चेंज मत करना। अगर तुमने कुछ चेंज कर दिया देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस, इन फैक्ट इट इज अ काउंटर ऑफर। तो ए ने बी को ऑफर किया अपना कैमरा, क्या तुम इसे 40,000 में खरीदोगे? जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करो। बी बोलती है नहीं नहीं भाई, 40,000 बहुत ज़्यादा है, 25,000 में देते हो क्या? अगर उसने चेंज कर दिया देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस, इन फैक्ट इट विल बी अ काउंटर ऑफर। तो सेक्शन 7 बोलता है जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करो। अगर मैंने ऑफर के साथ में कुछ कंडीशंस डाले हैं, जैसे तुम देखो तुम्हारा रिप्लाई है ना कुरियर से ही भेजना, अगर कोई कंडीशन डाले हैं तो एक्सेप्टेंस उन कंडीशंस के साथ होगा। अच्छा, ऑफर की बात कर लो या एक्सेप्टेंस की बात कर लो, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस मीन्स एक्सप्रेस इन वर्ड्स,
implied means it is understood from the action. ठीक है, तो चलो रिविजन कर लेते हैं. चैप्टर 1 में क्या लिखा है कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, रिवोकेशन करना है तो क्या डेट के पहले कर सकते, और अगर रिवोकेशन करना ही है तो क्या मीडियम से करेंगे, हाउ इज टू बी मेड. मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं आपके लिए. अच्छा, एक्सेप्टेंस भी आता है यहाँ पर. एक्सेप्टेंस, जैसा ऑफर दिया है वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करो, कोई चेंज मत करना. अगर चेंज कर दिए तो वो तो काउंटर ऑफर हो जाएगा. ऑफर के साथ कोई कंडीशंस हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस उस कंडीशंस का भी होना चाहिए. ऑफर कैसे देंगे, या तो वर्ड्स में या एक्शन से, तो प्रोमिसेस या तो एक्सप्रेस होंगे या इम्प्लाइड होंगे. अच्छा चलो, चैप्टर 2 में क्या लिखा है. अब हम पहुंच गए हैं 10th सेक्शन पे, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते. चलो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आखिर तक देखना. चैप्टर 2 आपको बताएगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होती हैं. अच्छा चलो ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स दिए हैं सेक्शन 10 में. चलो मान लो ये जो लड़का है ना, ये 10th स्टैंडर्ड में है. ठीक है, ही इज इन स्टैंडर्ड 10th. उसके स्कूल में IIT की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आई थी और उन्होंने सबको कन्विंस कर दिया कि IIT बेस्ट प्रोफेशन है, इससे तो अच्छा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं. वो लड़का भी कन्विंस हो गया. घर पे आता है और बोलता है, डैड मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं IIT में जाऊंगा, आपका बेटा IITian बनेगा. फादर उसको देखता है, बेटा IIT करेगा क्या तू, इतनी तेरी कॉम्पिटेंस है क्या. कॉम्पिटेंस. मम्मी ने सुन लिया, IIT करेगा, अरे बेटा तू ठीक है कि नहीं, तू पागल तो नहीं हो गया है, आर यू ऑफ साउंड माइंड. साउंड माइंड सेक्शन 12. देखो सब सीक्वेंस से जा रहा है, सिर्फ सेक्शन नंबर्स लिख लो, हेडिंग्स मैं बताती हूँ आपको. तो 10th स्टैंडर्ड का लड़का था, उसको IIT करना है. फादर ने पूछा, बेटा तू कॉम्पिटेंट है कि नहीं. मम्मी अंदर से दौड़ी दौड़ी आई, बोलती बेटा तू साउंड माइंड का है या नहीं. वो बोलता है, नहीं डैड मैंने पूरी प्रेजेंटेशन समझी है, जो था वैसे का वैसे ही समझा. आई हैव अंडरस्टूड द थिंग्स इन द सेम सेंस. मैंने अपना कंसेंट दिया है. किसी ने तुझे फोर्स तो नहीं किया ना बेटा. नहीं, ये मेरा फ्री कंसेंट है. देख तेरे पे कोई जबरदस्ती नहीं है, फिर भी तू एक बार सोच ले. कोअर्जन. मम्मी पूछती है, तुझे तेरे किसी फ्रेंड ने इन्फ्लुएंस किया है क्या. नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस. बेटा ये जो भी इंस्टीट्यूट्स आते हैं ना, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, तू सोच ले, ये फ्रॉड भी हो सकता है. दे आर ओनली ट्राइंग टू अर्न मनी. नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है. अनइंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन. अच्छा आपने पढ़ा था ना, इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. ये लिखा है सेक्शन 19 में. चलो हमारे वो स्टूडेंट ने IIT में एडमिशन ले ली. एडमिशन तो ले ली, बाद में उसे रियलाइज़ हुआ, अरे भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, IIT हमारे लिए नहीं है. वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, उनको भी रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बहुत डम है, इससे तो नहीं होगा. दोनों को रियलाइज़ हो गया कि भाई ये इसके बस की बात नहीं है. कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी पता लग गया और स्टूडेंट को भी पता लग गया. दोनों की मिस्टेक है, बायलैटरल मिस्टेक. बच्चा सोचता है पेरेंट्स का सोचना चाहिए था, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. पेरेंट्स कौन है, हमारे लिए लॉ है ना. यस, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए थी, नहीं माना, उसका इफेक्ट क्या होगा. पूरी उम्र भर पेरेंट्स बच्चे को सुनाते रहेंगे, तेरी गलती है, तुझे बोला था मत कर IIT मत कर, तेरी गलती है. यूनिलैटरल मिस्टेक सेक्शन 22. समझ में आया. स्टोरी करोगे तो याद हो जाएगा. अब लड़के के पापा बोल रहे हैं, बेटा तेरे पे बहुत खर्चा किया, कोचिंग क्लास की फीस भरी, उसने तो मुझे रिफंड भी नहीं दिया. तेरी पॉकेट मनी कट, अभी से तेरे को पॉकेट मनी नहीं मिलेगी. जो भी पैसा चाहिए ना मुझे बोलना, मुझे ठीक लगा तो ही दूंगा. बेटा अपने फ्रेंड के पास गया, बोला यार बड़ी टेंशन है, पापा ने तो पॉकेट मनी बंद कर दी है. बेटा बोलता है कोई टेंशन, सॉरी फ्रेंड बोलता है अरे कोई टेंशन मत ले,
पापा का वॉलेट पड़ा होता है ना, 100 रुपया निकाल ले उसमें से। फिर वो बेटा बोलता है नहीं नहीं, ये तो चोरी है, ये तो अनलॉफुल है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं मेरे डैड के पॉकेट में से चोरी नहीं करूँगा, ये तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसीडरेशन है। फिर उसका फ्रेंड उसे बोलता है अरे छोड़, अनलॉफुल क्यों, तेरे ही तो पापा है ना, देख मैं मानता हूँ चोरी अनलॉफुल है, पार्टली अनलॉफुल है, लेकिन अपने पापा से पैसे ले रहे हो, थोड़ी ना किसी तीसरे पार्टी से ले रहे हो, चलता है, पार्टली अनलॉफुल है ये। सेक्शन 24। पापा ने एक दिन बेटे को पकड़ लिया। बेटा बोलता है सॉरी पापा, पहली बार ऐसा किया, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। पापा बोलते हैं चल ठीक है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन मैं तेरे पे कोई एक्शन नहीं करूँगा, लेकिन बेटा मुझे प्रॉमिस कर कि तू आगे से ऐसा काम नहीं करेगा। बेटा प्रॉमिस करता है। तो फादर बोलता है चल ठीक है बेटा, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू इतना प्रॉमिस कर दे कि तू आगे से ये काम नहीं करेगा। सेक्शन 25, एग्रीमेंट्स विच आर वैलिड इवन विदाउट कंसीडरेशन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू ये प्रॉमिस कर दे आगे से ऐसा नहीं करेगा। सेक्शन 25। पूरी स्टोरी ख़त्म हो गई, आपके 25 सेक्शंस याद करके भी हो गए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप कोई भी ऐसा वीडियो मिस ना कर पाओ।